Good evening, everyone. So we were discussing marathon on BMC. मैराथन चल रही थी हमारी BMC के ऊपर. Different building materials are also being covered. बहुत तरह के building material cover भी कर चुके हैं हम अभी तक. We are done with cement, lime, mortar, aggregate, then admixture, water. Currently we are discussing the concrete. Concrete में भी काफ़ी टॉपिक कर लिए. तो ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन है concrete का. उसको कवर करने की कोशिश करेंगे एंड we'll try to enter into bricks also. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. जो प्राइस हाइक हो रही थी 1 तारीख को वो एक्सटेंड कर दी है अप टिल 8, सो यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. देन you can get 0% EMI on the subscription amount also. Then one-to-one live mentorship program is also being activated on your Iconic, in which a mentor will be assigned to you. आप अपनी जो भी queries है उससे directly resolve करा सकते हैं. Then daily scholarship test is also being activated. Daily scholarship test भी activate कर दिया गया है जिसमें up to 50% you can get the scholarship. Then Unacademy PYQs नया product launch हुआ है. New product is being launched in which you can practice subject wise last 10 year PYQs. Then आपका कम्युनिटी फीचर भी एक्टिवेट हो गया एंड्रॉयड के ऊपर, इन विच यू कैन डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद द एजुकेटर एंड योर फेलो लर्नर्स. जैसे आपका टेलीग्राम या व्हाट्सएप है वैसा ही ग्रुप बना हुआ है ये. देन फॉर गेट एंड ESE 23, गेट एंड ESE 24 न्यू बैच इज बीइंग लॉन्च्ड. बाइलिंगुअल बैच है, 8 तारीख को लॉन्च हो रहा है और तीन सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं आपके. सर्विंग स्टार्ट हो रही है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी स्टार्ट हो रही है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रही है. देन गेट 2022 और ESE 21 के रैंकर्स शोकेस कर दिए थे. सारे के सारे प्लस यूजर्स थे. अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन के ऊपर. नाउ विल एंटर इनटू द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन. कंक्रीट की बात कर रहे थे हम. टेस्टिंग भी हो गई थी. मेरे ख्याल से मैच्योरिटी भी बता दिया था आपको. मैच्योरिटी वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड. टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे थे. टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी डिस्कस कर ली थी हमने. टेंसाइल स्ट्रेंथ वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड. तो आखिरी हमारा टेस्ट था स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट. तो इतना ध्यान है, यहाँ तक की डिस्कशन हमने कर ली थी. अब टिल हियर द डिस्कशन वाज बीइंग कैरिड आउट. यहाँ प्रॉब्लम भी करा दिया था. तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो दिस बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट. अब हम बात करेंगे किसकी. फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इनडायरेक्टली. तो डायरेक्टली जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को वो तो हमने पीछे देख लिया. अब बहुत सारे फैक्टर ऐसे भी हैं जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट, मॉइस्चर कंडीशन ऑफ द स्पेसिमेन. हाइलाइटर सेलेक्ट कर लूँ. हाँ, फर्स्ट है मॉइस्चर कंडीशन ऑफ द स्पेसिमेन. जो हमारा स्पेसिमेन है उसकी मॉइस्चर कंडीशन. दिस ऑल्सो गवर्न्स दी, ये भी गवर्न करती है कंक्रीट ऑफ द स्ट्रेंथ. ऑब्वियसली बात है. कैसे? एक आपका सैंपल है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, एक आपका सैंपल है जिसमें वाटर कंटेंट कम है. वाटर बोल दो, मॉइस्चर बोल दो, एक ही बात है. अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हुआ, इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज मोर, वो मॉइस्चर वेपराइज कर जाएगा, वॉइड्स छूटेंगे वहाँ पे, वॉइड्स हो जाएंगे. इसका मतलब जो एरिया अवेलेबल होगा लोड ट्रांसफ़र होने के लिए वो कम हो जाएगा. इसका मतलब आपके सैंपल की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम निकल के आएगी. इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस. कहने का मतलब है जो ड्राई स्ट्रेंथ होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल के आती है. ड्राई स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल के आती है अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो. यानी सैचुरेटेड सैंपल के कंपैरिजन में ड्राई स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आएगी. कितनी ज़्यादा निकल के आती है? 10 से 20% ज़्यादा निकल के आती है. तो लास्ट में रिलेशनशिप भी बता रखी है. स्ट्रेंथ ऑफ द ड्राई सैंपल इज 1.1 to 1.2 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सैचुरेटेड सैंपल. इसका मतलब ये स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा निकल के आ गई? 10 से 20% ज़्यादा निकल के आ गई. इट कम्स आउट टू बी 10 to 20% मोर. देन एयर वॉइड्स, ये भी डिस्कस किया हुआ हमने. जितने ज़्यादा एयर वॉइड्स होंगे उतनी ही कम हमें स्ट्रेंथ मिलेगी. एयर वॉइड्स क्यों बनते हैं? पानी के वेपराइज होने की वजह से बनते हैं. तो जब पानी वेपराइज कर जाता है, व्हेन द वाटर वेपराइजेस, इट्स लिविंग बिहाइंड द वॉइड्स, वॉइड्स छोड़ जाता है. और जैसे ही वॉइड आएगा है, इसका मतलब जो एरिया अवेलेबल है लोड के ट्रांसफर होने के लिए वो कम हो जाएगा. द अवेलेबिलिटी ऑफ द एरिया फॉर द ट्रांसफर ऑफ द लोड विल रिड्यूस. अब एरिया कम अवेलेबल है
लोड उतना है, इसका मतलब स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट मीन्स द चांसेस ऑफ द फेलियर विल इंक्रीज। तो जितनी ज़्यादा एयर वॉइड होंगे उतनी ही कम स्ट्रेंथ मिलेगी आपको कंक्रीट की, लेसर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट, रेट ऑफ लोडिंग। रेट ऑफ लोडिंग को भी हम रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ के साथ। कैसे? स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग। अगर आपकी रेट ऑफ लोडिंग ज़्यादा है स्ट्रक्चर की, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। लोअर रेट ऑफ लोडिंग पे जो टाइम होता है क्रीप के लिए वो कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल के आ जाता है। अब क्रीप क्या होता है? क्रीप वो डिफॉर्मेशन है जो टाइम के साथ इंड्यूस होती है। तो अगर रेट ऑफ लोडिंग हमने स्लो रखी हुई है, इफ द रेट ऑफ लोडिंग इज स्लो, तो क्रीप की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, यानी स्ट्रेंथ कम निकल के आती है। अगर रेट ऑफ लोडिंग ज़्यादा है तो क्रीप की टेंडेंसी कम होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आती है, स्ट्रेंथ कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। क्लियर चीज़? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज एज ऑफ द सीमेंट। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे हाइड्रेशन होती जाती है, हाइड्रेशन के बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो विद इंक्रीज इन हाइड्रेशन स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एज के साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या करती है? बढ़ती है। सो विद इंक्रीज इन द एज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीजेस। क्लियर चीज? नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इनडायरेक्टली। अगला जो फैक्टर जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, वो क्या है? वो है हमारा सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सीमेंट टू द एग्रीगेट रेशियो। अब अगर सीमेंट एग्रीगेट रेशियो ज़्यादा होगा, आपको कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये रेशियो ज़्यादा है, ये रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीमेंट कंटेंट ज़्यादा है, एग्रीगेट कंटेंट कम है। इसका मतलब क्या हुआ? बाइंडिंग मटेरियल ज़्यादा है, एग्रीगेट कम है। तो पता है हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, तो बाइंडिंग मटेरियल ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। अब इस चीज़ को दिखा भी रखा है आपको, वाई एक्सिस पे शो करिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक्स एक्सिस पे शो किया है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है एक्स एक्सिस पे, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो नहीं है एक्स एक्सिस पे। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। इसीलिए आपको एग्रीगेट सीमेंट रेशियो जब बढ़ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस होते हुए दिख रही है। पर मेरा फैक्टर क्या था यहाँ पे? पर मेरा फैक्टर था यहाँ पे सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। क्लियर है चीज़? तो वेरिएशन आपको दिखाइए एग्रीगेट सीमेंट रेशियो की, रीजन बीइंग ये वेरिएशन ऑलमोस्ट लीनियर निकल के आती है, तो इंटरपोलेशन करने में हमारी हेल्प होती है। ये कहानी मैंने आपको पहले ही बता रखी थी, द स्टोरी आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। तो कई बार हम लॉग स्केल पे डाल देते हैं, कई बार हम रेशो को उल्टा कर देते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन जनरली यूज की जाती है जिसमें इंटरपोलेशन करना क्या रहे? आसान रहे, इन विच द इंटरपोलेशन इज कंपैरेटिवली इजियर। क्लियर है? चलें आगे। चलिए कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। अगला फैक्टर हमारे पास है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। ये भी हमने पीछे डिस्कस कर रखा है कि कॉम्पैक्शन का एम क्या होता है? एयर वॉइड्स को हटाना। तो आप एयर वॉइड्स बोल दो, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बोल दो, एक ही बात है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बस वो दो अलग अलग फैक्टर जरूर बना दिए, पर दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ज़्यादा होगी, एयर वॉइड्स कम होंगे, एयर वॉइड्स कम होंगे, इसका मतलब स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी, स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मोर। एक जानकारी दी थी पीछे आपको, अगर 5 से 10% एयर वॉइड भी छूट जाते हैं, अगर 5 से 10% एयर वॉइड भी छूट जाते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज रिड्यूस ड्रास्टिकली। क्यों? क्योंकि एयर के होने से जो अवेलेबिलिटी होती है एरिया की वो रिड्यूस हो जाती है। अवेलेबिलिटी कम हो गई एरिया के, रिड्यूस अवेलेबिलिटी एरिया कम हो, अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया इज रिड्यूस, इसका मतलब जो एरिया अवेलेबल है लोड के ट्रांसफर होने का वो कम हो गया। अच्छा, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन को हम एक और तरीके से बता सकते हैं डेंसिटी रेशियो के टर्म में। तो एक पैरामीटर ही डिफाइन कर दिया, एक्चुअल डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट टू द डेंसिटी ऑफ द फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो एक्चुअल डेंसिटी जो है और जो डेंसिटी फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की, जरा ध्यान रखना, इसको हमने एक नाम भी दिया था, इसको मैं नाम दिया था कॉम्पैक्शन फैक्टर का। तो ये कॉम्पैक्शन फैक्टर का ही इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू कॉम्पैक्शन फैक्टर ओनली। तो चेक करो, जैसे जैसे डेंसिटी रेशियो बढ़ रहा है, यानी एक्चुअल डेंसिटी बढ़ती जा रही है,
यानी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बढ़ती जा रही है, इसका मतलब एयर वॉइड्स कम होते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया, कंसिडर द इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट इन द कंक्रीट। एयर एंट्रेनमेंट अभी बता दिया था पीछे, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, एडमिक्सचर वाला टॉपिक तो वही गया। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, इंप्रूव वर्केबिलिटी, सही बात है। डिक्रीज स्ट्रेंथ, सही बात है। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग थॉइंग बढ़ा देती है क्योंकि परमिटिविटी घटा देती है एयर वॉइड्स। वर्केबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो एयर के बबल्स हैं वो फ्लेक्सिबल बॉल बेयरिंग की तरह काम करते हैं। और स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्योंकि एरिया कम हो जाता है लोड के ट्रांसफर होने का। It decreases the strength because it reduces the availability of the area to transfer the load. क्लियर है? तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। नोट करो फटाफट। चले, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अभी हम बात कर रहे थे टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट की, तो वी वर टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। अभी जो भी टेस्ट हमने किए कंक्रीट के, वॉट एवर टेस्ट ऑफ द कंक्रीट वी हैव डिस्कस अप टिल नाउ, ये सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट थे। तो अभी तक जितने भी टेस्ट हमने किए कंक्रीट के, ये सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट थे। ऑल दीज वर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। कहने का मतलब है इन सारे टेस्टों में हमें सैंपल को लोड करना पड़ रहा था जब तक वो ब्रेक नहीं कर जाए या डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए या फेल नहीं कर जाए, कुछ भी बोल सकते हो। इसलिए इनका नाम क्या रखा जाता है, इसलिए इनका नाम रखा जाता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट की। द पॉइंट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू गो फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, क्यों जरूरत पड़ी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की, इसको भी समझ सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हमेशा किसके ऊपर होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हमेशा किसके ऊपर होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर होता है। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल कंक्रीट जो यूज हुआ आपके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके ऊपर कभी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो यूज हो गया स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपको हमेशा एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना पड़ेगा और उसी के ऊपर ही डिस्ट्रक्टिव टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो आपको प्रॉपर्टी बताएगा सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की, एक्चुअल जो कंक्रीट यूज हुआ है उसकी प्रॉपर्टी नहीं बताएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टाइम के साथ कंक्रीट की क्वालिटी में क्या चेंज आ रहा है, ये हमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से पता नहीं चलेगा क्योंकि एक बार टेस्ट करने से सैंपल फेल हो गया, अब आगे दोबारा टेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा सेम सैंपल को। क्लियर है? टाइम के साथ कंक्रीट की क्वालिटी में जो चेंज आया, उसमें जो क्रैक्स डेवलप हुए, उसकी ड्यूरेबिलिटी पे क्या फर्क हुआ, ये चीज हम नहीं बता पाएंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से। अब इन सारी चीजों को पता करने के लिए वी हैव टू गो फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गोज हैंड इन हैंड।
और इनफैक्ट दोनों की जो नेचर है वो एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, पर उसके रिजल्ट को समझना बहुत आसान होता है क्योंकि सेटअप बहुत बड़ा होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना बहुत आसान होगा, बट समझने में बहुत मुश्किल होगी उसके रिजल्ट को। तो जस्ट उल्टे हैं, बोथ आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो वाई देयर इज अ नीड टू गो फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ताकि आपको ये पता चले कि जिस मटेरियल को हमें यूज़ करना है एग्जैक्टली वही मटेरियल यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। वर्कमैनशिप में जो अनसर्टनिटीज़ हैं वो पता करनी है, जो क्वालिटी कंट्रोल है कंस्ट्रक्शन का वो पता करना है, जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हुई है फॉर्मवर्क का जो रिमूवल हुई है, जो क्योरिंग हुई है, उसको पता करना है। So monitoring the strength development to the formwork removal and curing. All these points can be analyzed by performing the non-destructive test. तो कहने का मतलब है बहुत सारे रीजन होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करने के। अब एडवांटेज क्या है? इट कैन बी डन इन situ. Variation in the quality of the concrete with time can be found, or with any other external factor it can be found. इसमें आप सैंपल को लोड करोगे, और सैंपल फेल हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे सैंपल की लोडिंग अप टू डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं होती हमारे मटेरियल की, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ द मटेरियल। तो ये एडवांटेज निकल के आते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस व्हिच आर बीइंग मेंशन्ड हियर। अब कौन कौन से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट व्हिच आर अवेलेबल। खूब तरह के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे श्मिट रिबाउंड हैमर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, मैच्योरिटी टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, then concrete core test, then radioactive method. So there are n number of methods which are available which falls in this category. इसमें से जो पॉपुलर है वो पहले दो है, शिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट एंड अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो इन दोनों टेस्टों की जो यूज़ है या जो पॉपुलैरिटी है बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। उठाते हैं इनको भी, देखते हैं क्या है ये। पहला उठाया शिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको? शिमिट रिबाउंड हैमर मिलेगा, नाम में लिखा हुआ है शिमिट रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो apparatus of this test consists of a shimmed rebound hammer. अब इसमें क्या होता है? इसमें स्प्रिंग कंट्रोल मास होता है। इसमें एक स्प्रिंग कंट्रोल मास होता है जो स्लाइड कर सकता है किसके ऊपर? प्लंजर के ऊपर। और ये सारी की सारी चीज़ किसके अंदर होती है? केसिंग के अंदर होती है। तो आप समझने के लिए बोल सकते हो ये पेन की तरह होता है। तो हमारे पास एक हैमर होता है जो पेन की तरह ही होता है। इसके पीछे से बटन को दबाते हैं, जैसे ही बटन को दबाते हो इसमें जो हैमर होता है या इसमें जो प्लंजर होता है वो स्ट्राइक करता है किसके अगेंस्ट आके? कंक्रीट की सरफेस के अगेंस्ट। तो इस बात को समझाने के लिए मैं बेसिक सा डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे कंक्रीट की सरफेस है, हमारे पास स्प्रिंग कंट्रोल प्लंजर है। तो ये स्प्रिंग लगा दी मैंने कंक्रीट की सरफेस के आगे, तो स्प्रिंग लगाई कंक्रीट की सरफेस के आगे, और ये हमारा प्लंजर है जो स्ट्राइक करता है किसके अगेंस्ट? कंक्रीट की सरफेस के अगेंस्ट। So strike against the surface of the concrete. So it strike against the surface of the concrete. तो ये प्लंजर आया, ये स्ट्राइक करता है अगेंस्ट दी सरफेस ऑफ द कंक्रीट। ये हमारी सरफेस है। अब जैसी क्वालिटी होगी कंक्रीट की उसके हिसाब से इसमें रिएक्शन डेवलप होती है। अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन इज बीइंग डेवलप्ड। तो उसके हिसाब से रिएक्शन डेवलप होती है। रिएक्शन ट्रांसफर होती है स्प्रिंग में, स्प्रिंग इसको ट्रांसफर करता है किसके अंदर? सेम प्लंजर के अंदर, और एक प्लंजर क्या करता है? रिबाउंड कर देता है। प्लंजर रिबाउंड्स। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट हुआ उतना ही ज़्यादा रिएक्शन डेवलप होगा, उतनी ही ज़्यादा रिबाउंड होगी हमारे मास की। तो अगर रिबाउंड हमने मेजर कर ली, इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ कंक्रीट की क्वालिटी के साथ। तो अगर रिबाउंड ज़्यादा हुआ कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी, रिबाउंड कम हुआ कंक्रीट की क्वालिटी पुअर। तो ये बेसिक सा फंडा है इसका, इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट। बाकी रिबाउंड हैमर दिखेगा कैसे? आपको इस पेन की तरह दिखेगा, इट विल अपीयर लाइक अ पेन। तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। करना क्या है? इस पेन को रखना है कहाँ पर? इस पेन को रखना है कहाँ पर? कंक्रीट की सरफेस के ऊपर जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करना है। आपको पिन को प्रेस करना है, जैसे ही पिन प्रेस करोगे यानी बटन को प्रेस करोगे रिबाउंड हैमर आके टकराएगा कंक्रीट की सरफेस के साथ। आगे स्प्रिंग लगी होती है, रिबाउंड कर जाएगा। जितनी ज़्यादा रिबाउंडनेस उतनी अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट। अब देखो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है परफॉर्म करने में, बताने में, पर इसके रिजल्ट को समझना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट डिपेंड्स अपॉन n नंबर ऑफ फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को कंसीडर करके रिजल्ट रिपोर्ट करना
उन फैक्टर्स को कंसिडर करके रिजल्ट रिपोर्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द इंजीनियर इन चार्ज। ये डिपेंड कर जाता है हमारा जो इंजीनियर है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाता है स्ट्रेस का रिजल्ट? द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? So the result of the stress depends upon what? The results of the stress depends upon the age of the specimen. जितनी ज़्यादा एज उतना ज़्यादा रिबाउंड। इट डिपेंड्स अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस अंडर द टेस्ट। कितना स्मूथ है सरफेस? अगर सरफेस पे रफनेस मिली रिबाउंड आपको कम मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉइस्चर कंडीशन। अगर आपको मॉइस्चर मिला सरफेस के ऊपर तो रिबाउंडनेस कम हो जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन शेप साइज एंड रिजिडिटी ऑफ द स्पेसिमेन। ये डिपेंड कर जाएगा हमारा जो स्पेसिमेन है उसकी शेप क्या है, साइज क्या है और रिजिडिटी क्या है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज, कैसा सीमेंट यूज किया हुआ है और कितने एंगल पे आपने हैमर को प्रेस किया हुआ है। क्यों, ये एंगल का फैक्टर भी बता देता हूँ मैं आपको। ये रहा एंगल का फैक्टर। तो अगर मैं एंगल की बात करूँ कितने एंगल पे आपने हैमर को प्रेस किया हुआ है, ये रहा। अगर आपने हैमर को प्रेस किया हुआ है अपवर्ड एंगल पे, जब ये मेरा मास रिबाउंड कर रहा होगा, व्हेन द मास विल बी रिबाउंडिंग, इसका एक कंपोनेंट इसकी रिबाउंडनेस को रोकेगा। अगर आपने इस हैमर को डाउनवर्ड एंगल पे रखा हुआ है, जब ये मास रिबाउंड करेगा इसके मास का एक कंपोनेंट रिबाउंडनेस को बढ़ा देगा। इट विल इंक्रीज द रिबाउंडनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो एंगल पे आपने रिबाउंड हैमर को रखा है वो एंगल भी रिबाउंडनेस को गवर्न कर रहा है। तो रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द एंगल एट विच हैमर इज प्रेस्ड अगेंस्ट द कंक्रीट। ये एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। तो रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर आल्सो। रिजल्ट इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? सेम ही चीज यहाँ डायग्राम में बना के दिखाई हुई है। सेम इज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। नोट करो फटाफट। अच्छा नोट करना है, ये लो बोल ली। चले आगे। चलो, द नेक्स्ट ऑफ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। जो अगला नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, इसको बोलते हैं यूपीवी टेस्ट। अब क्या है इस टेस्ट का प्रिंसिपल?
The principle of this stress is based upon a fact that velocity of the sound in solid depends upon two factors. Depends upon two factors. स्ट्रेस का प्रिंसिपल इस बात पे बेस्ड है कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो दो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है. किन दो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है? एक, कहाँ गया हमारा मार्कर, ये रहा. एक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा डेंसिटी. तो हम इन दो पैरामीटर को यूज करके हमारा जो सॉलिड है उसकी क्वालिटी को निकाल लेते हैं. और हमारा सॉलिड कौन सा है? कॉन्क्रीट है. अब इस टेस्ट में करते क्या? व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट? इस टेस्ट में we'll be having a transmitter and we'll be having a receiver. तो इस टेस्ट में हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है. क्या काम होता है? पल्स को ट्रांसमिट करना. और दूसरा क्या होता है हमारे पास? एक रिसीवर. तो एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है. लगा दिया. तो ट्रांसमीटर का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसमीटर? ट्रांसमीटर का काम है पल्स को ट्रांसमिट करना, अल्ट्रासोनिक पल्स. रिसीवर का काम क्या है? इस पल्स को रिसीव करना. ये पल्स किसके थ्रू मूव करती है? कंक्रीट के थ्रू मूव कर रही होती है. इट मूव्स थ्रू द कंक्रीट. नोट क्या करते हैं इसके अंदर? टाइम. ये हमारा कंक्रीट का स्पेसिमेन है. कंक्रीट के स्पेसिमेन की हमें साइज पता है. लेट्स सपोज साइज इज डी. लेट्स सपोज साइज इज डी. हम नोट क्या करते हैं? टाइम नोट करते हैं. वी नोट द टाइम. तो लेट्स सपोज टी टाइम लगा डी डिस्टेंस चलने में किसको? पल्स को. टी टाइम लगा डी डिस्टेंस चलने में पल्स को. इसका मतलब क्या पता चल गया मुझे? वेलोसिटी ऑफ साउंड पता चल गया. So velocity of sound will be equal to what? Time required to travel by a distance of d by the pulse. अब इस velocity of sound को हम relate कर देते हैं किसके साथ? Quality of concrete के साथ. So we note the time required by the pulse to travel through the known distance in the specimen, and it can be further used to calculate the velocity of the pulse. और जो velocity निकल के आती है पल्स की, इसको जब हम आगे relate कर देते हैं किसके साथ? With the quality of the concrete के साथ. क्लियर है? अब कैसे वेलोसिटी ऑफ द पल्स को क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के साथ रिलेट किया वो आपको बता रखा है. इफ द वेलोसिटी ऑफ द पल्स इज मोर देन 4.5 किलोमीटर पर सेकंड, वी विल से क्वालिटी इज एक्सीलेंट. एंड लेस देन 3 वी विल से क्वालिटी इज डाउटफुल. बीच में गुड और मीडियम क्वालिटी का कंक्रीट भी है. तो ये भी हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है. कहीं सैंपल फेल नहीं हो रहा है इसके अंदर. नो वेयर द सैंपल इज फेलिंग इन दिस टेस्ट. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब इस टेस्ट के रिजल्ट के बिहाफ पे यू कैन ऑल्सो फाइंड द डायनेमिक मॉडुलस. तो इसमें भी सवाल पूछा हुआ है ईएससी में. बोलेगा एक्सप्रेशन बता दो. तो डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट में आल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द पल्स वेलोसिटी. तो हम पल्स वेलोसिटी की मदद से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप. So it is equal to rho 1 plus mu into 1 minus 2 mu v square upon 1 minus mu, where mu is what? Poisson's ratio. V is what? Pulse velocity. And rho is what? Density. और rho हमारी डेंसिटी है. इस टेस्ट का रिजल्ट भी बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे टेम्परेचर ड्यूरिंग द टेस्ट, परसेंटेज ऑफ द रीइंफोर्समेंट, कितनी रीइंफोर्समेंट है अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल मॉइस्चर कंडीशन क्या है, और सरफेस की स्मूथनेस क्या है. व्हाट द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस अंडर कंसिडरेशन. क्लियर है? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? नोट करो जल्दी.
चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए। ये तो वही डायग्राम बना के दिखा रखा है जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया था, सेम डायग्राम। तो एग्जैक्टली वही डायग्राम है। चलो देखो, सवाल है इसके ऊपर अब। On which of the following is working principle of concrete hammer for non-destructive test is based? On which of the following is the working principle of the concrete hammer for non-destructive test is based? अच्छा, concrete hammer, rebound deflection, radioactive waves, ultrasonic pulse, creep recovery। तो यही है rebound deflection। ये तो यूपीवी टेस्ट में यूज होता है, इट इज यूज इन यूपीवी टेस्ट। सो आंसर इज rebound deflection। चलो, तो टेस्टिंग ऑफ द कंक्रीट इज फिनिश्ड, टेंडरिंग, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। सो नाउ विल बी एंटरिंग इनटू अ न्यू टॉपिक, नए टॉपिक में एंटर कर जाएंगे। So next of the point of discussion is rheology of concrete। अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट। क्या होती है रियोलॉजी? जनरल टर्म है ये, जनरल टर्म है। रियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल। रियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, जो हमें इंटर रिलेशनशिप बताती है फोर्स में, डिफॉर्मेशन में और टाइम में। तो ये साइंस है फ्लो की और डिफॉर्मेशन की। ये मुझे रिलेशनशिप बता देगी, ये मुझे रिलेशनशिप बता देगी फोर्स जिसने डिफॉर्मेशन कॉज किया और कितने टाइम में हुई है डिफॉर्मेशन। ये जो रियोलॉजी है एप्लीकेबल होती है सारे मटेरियल्स के लिए। ये जो रियोलॉजी है एप्लीकेबल है सारे मटेरियल्स के लिए, गैसेस के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और सॉलिड के लिए भी। क्लियर है चीज? तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, तो सबके लिए काम कर जाएगी ये। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, its principle and techniques are applied to the concrete and include the deformation of the hardened concrete। यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँगा इसको तो ये hardened concrete के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। इट विल बी एप्लीकेबल ऑन दी hardened concrete ऑल्सो, तो उसमें भी काम कर जाती है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये एप्लीकेबल है hardened concrete के लिए भी। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स विद द फ्रेश प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्क्रीट। अगर फ्रेश कॉन्क्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज को भी ये इंक्लूड करा देगा। कैसे? ये मानते हुए कि हमारा जो कंक्रीट है वो फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, आई हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट इन दी स्टार्टिंग ऑफ द कंक्रीट ओनली, कि कंक्रीट को हम कैसे लेके चलते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह लेके चलते हैं। तो ये रियोलॉजी मुझे ये बताएगी कि कंक्रीट के फ्लो, उसके डिफॉर्मेशन में क्या रिलेशनशिप है। अब कंक्रीट को क्योंकि हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मान के चलते हैं, तो इसका मतलब बिंगम मॉडल काम कर जाता है इसके अंदर। सो बिंगम मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट फ्लो। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है, because of its simplicity and ability to represent majority of the concrete mixture। जितने भी concrete mixture हैं वो हम इस मॉडल से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इसलिए बिंगम मॉडल यूज किया जाता है कंक्रीट की रियोलॉजी या फ्लो और डिफॉर्मेशन के बारे में रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है चीज? चलें आगे। चलो, अब क्या है बिंगम मॉडल, ये दिखा रखा है, इसको बोलते हैं बिंगम मॉडल। ये बिंगम मॉडल में रिलेशनशिप होती है हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो वाई एक्सिस पे है शेयर स्ट्रेस और एक्सिस पे है हमारे शेयर स्ट्रेन की रेट। शेयर स्ट्रेंथ बोल दो, रेट बोल दो, एक ही बात है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो बिंगम मॉडल इज द मॉडल विच सुटेबली डिस्क्राइब्स द रियोलॉजी ऑफ द कंक्रीट। इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे? शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस प्लस म्यू इनटू वी। म्यू क्या है हमारा? प्लास्टिक विस्कोसिटी है, और वी क्या है हमारी? शेयर रेट है। दिस विल बी टर्म्ड एज शेयर रेट। क्लियर?
चलो नेक्स्ट, अगर हमारा शेयर यील्ड स्ट्रेस से कम हुआ उस केस में म्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, चेक करके देख लो, म्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्लियर है पूरी कहानी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो ये हमारा बिंगम मॉडल होता है, डिसिवर बिंगम मॉडल। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की रिलेशनशिप है ये। चलें आगे। चले आगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो रियोलॉजी है कंक्रीट की, इसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस व्हिच इज नोन एज रियोमीटर। तो रियोलॉजी ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस व्हिच इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, रियोमीटर। तो रियोमीटर की मदद से हम कंक्रीट की रियोलॉजी को मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रियोलॉजी इज बेटर इंडिकेटर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट देन इट्स वर्केबिलिटी। तो पीछे बताया था वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी में क्या डिफरेंस था जब प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो रियोलॉजी बेटर इंडिकेटर होता है कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट का देन दी वर्केबिलिटी, क्योंकि वर्केबिलिटी तो इट इज द ईज विद विच वी कैन वर्क विद द कंक्रीट, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था, फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से रियोलॉजी से पता चलती है देन वर्केबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रियोलॉजी ऑफ द कंक्रीट। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो रियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। पहला, जो प्रपोर्शंस है। दूसरा, एग्रीगेट का शेप और टेक्सचर है। तीसरा, एग्रीगेट की जो ग्रेडिंग है। चौथा, जो मैक्सिमम साइज है एग्रीगेट का। पांचवा, जो एडमिक्सचर है। इसका मतलब वो सारे फैक्टर जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करेंगे, वो सारे फैक्टर जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो हमारी रियोलॉजी प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट करते हैं, दे अफेक्ट द रियोलॉजी प्रॉपर्टीज। ओके। चल, हो गया। तो ये हमारी रियोलॉजी थी। तो सवाल पूछ लेता है इसके ऊपर, इसलिए अलग से एक टॉपिक बना के करा दिया। जनरली इक्वेशन के ऊपर प्रॉब्लम आती है, इक्वेशन बता रखी है आपको ये। ठीक है, फिर से एक बेसिक डिस्कशन है कंक्रीट के ऊपर, ये सिग्निफिकेंट है आपके कन्वेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन हो रही है, बट स्टिल मैराथन सेशन है, बट स्टिल ये जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कन्वेंशनल में इसके ऊपर एक सवाल जरूर आता है हमेशा, चाहे एसएससी जेई का हो चाहे आपके ईएससी का हो। हैंस आई मेंशन दिस पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या, जब भी आपको वो कंक्रीट के अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज हुए उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बोले, आपको हमेशा एक कंसेप्ट यूज करना है जो सॉइल में भी यूज किया जाता है। क्या बोलोगे आप, यू विल से दैट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉइड्स में किस किस के वॉइड्स हैं, एयर और वाटर। सॉलिड में किस किस का सॉलिड है, सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का। तो एयर प्लस वाटर को जोड़ दोगे ये बन जाएगा वॉइड, और सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट को जोड़ दोगे ये बन जाएगी हमारी सॉलिड। दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। क्लियर है।
पुट करो फटाफट से, चले आगे। नोट इट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। So now we'll be talking about the special type of concrete. अब बात करेंगे कौन कौन से special type of concrete available है हमारे पास। बहुत तरह के concrete होते हैं, there are several types of concretes which are available. अभी तो हम नॉर्मल कंक्रीट की बात कर रहे थे, अब स्पेशल कंक्रीट की बात करेंगे। पहला स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट इज नोन एज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। नाम में लिखा हुआ है, इट इज द टाइप ऑफ कंक्रीट विच अंडरगोज कॉम्पैक्शन ऑन इट्स ओन एंड नो मैनुअल और मैकेनिकल मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ दिस कंक्रीट। ये वो कंक्रीट है जो अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाता है और हमें किसी मैनुअल या मैकेनिकल तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो कॉम्पैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिकल हो गया। अब इसके एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस? इसमें कंस्ट्रक्शन फास्ट होगी, इसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, इसमें जो फिनिशिंग है वो कंपैरेटिवली बेटर निकल के आती है, इसमें प्लेसमेंट कंपैरेटिवली आसान होती है, इससे ड्यूरेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल के आती है कंक्रीट की। कंक्रीट के जो सेक्शंस होते हैं वो कंपैरेटिवली थिन होते हैं और जो नॉइस है लेवल वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है और वर्किंग इन्वायरमेंट कंपैरेटिवली सेफ होता है। ये बहुत सारे एडवांटेज निकल के आए। क्लियर है? ये जो कंक्रीट है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम OPC 4353 एग्रीगेट यूज करते हैं, जिसकी साइज जो मैक्सिमम साइज है लिमिटेड है 20 mm तक। मास साइज नहीं, मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम साइज लिमिटेड टू 20 mm। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल सीमेंट इज फेरो सीमेंट। नाम में लिखा हुआ है फेरो सीमेंट। अब जो कन्वेंशनल कंक्रीट होता है वो बहुत ही हैवी होता है, ब्रिटल होता है, और अगर उसमें कोई भी डैमेज हो जाए या क्रैक डेवलप हो जाए या करोजन आ जाए रीइंफोर्समेंट के अंदर, इसकी रिपेयरिंग बहुत ही मुश्किल होती है। तो लेट सपोज रीइंफोर्समेंट में करोजन आ गया, अब रीइंफोर्समेंट में करोजन आ गया, उसको रिपेयर कैसे करोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो फिर क्या करते हैं, हम फेरो सीमेंट को यूज़ कर लेते हैं। फेरो सीमेंट में क्या होता है, दिस फेरो सीमेंट कंसिस्ट ऑफ द वायर मैश। तो फेरो सीमेंट है सीमेंट, बीच में वायर मैश लगी हुई है। तो सीमेंट का मोटार है, उसमें आपने बीच में वायर मैश डाल दी, तो ये वही काम करता है जो रीइंफोर्समेंट कर रही होती है। तो इसके सारे एडवांटेज वही होते हैं जो हमारे कन्वेंशनल कंक्रीट के होते हैं, पर इसमें जो अगर रिपेयर होता है वो कंपैरेटिवली आसानी से कर पाते हैं। इफ एनी डैमेज टेक्स प्लेस, रिपेयरिंग इज कंपैरेटिवली सिंपल। तो रिपेयरिंग कंपैरेटिवली आसान होती है इसके अंदर, तो एक एडवांटेज निकल के आता है। अब जो वायर मैश है इसकी साइज होती है 0.5 से लेके 1 mm, जो स्पेसिंग होती है वो 5 से लेकर 10 mm की होती है। सीमेंट मोटार जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर वो 1:2 या 1:3 का यूज़ करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से लेकर 0.45 के बीच में होती है। सो वाटर सीमेंट इज इन द रेंज ऑफ 0.4 to 0.45। क्लियर है? तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट आ गया, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। चलो नेक्स्ट, इसकी जो थिकनेस होती है फेरो सीमेंट के एलिमेंट्स की 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और जो कवर टू द रीइंफोर्समेंट होता है वो 2 से 3 mm का होता है।
स्टील कंटेंट जो वेरी करता है, इट इज 300 to 500 kg पर मीटर क्यूब ऑफ मोटार। इसकी जो स्टील कंटेंट है वो वेरी कर जाती है 300 से लेकर 500 किलो पर मीटर क्यूब ऑफ मोटार। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, द बेसिक आइडिया हेयर इज कि कंक्रीट के अंदर जब हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे स्ट्रेन्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। उन स्ट्रेन्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है रीइंफोर्समेंट की साइज को घटा के। दो स्ट्रेन्स आर एलिमिनेटेड बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल कंक्रीट इज नोन एज शॉटक्रीट और गुनाइट। ये पीछे ही बताया था मैंने आपको मोटार के अंदर। इट इज डिफाइंड एज ए मोटार विच इज कन्वेड थ्रू अ होज, होज मतलब पाइप, एंड इज मैकेनिकली और न्यूमेटिकली प्रोजेक्टेड ओवर द सरफेस। इसको हम सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं अंडर प्रेशर। गनिटिंग और शॉर्ट क्रिटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो इसका मतलब वो शॉर्ट क्रिटिंग बोल दो, गनिटिंग बोल दो या ग्राउटिंग बोल दो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। एक ही मतलब है इसका। देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट स्पेशल कॉन्क्रीट है हमारी वैक्यूम कॉन्क्रीट। सो नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल कॉन्क्रीट इज टर्म्ड एज वैक्यूम कॉन्क्रीट। अब ये क्या होती है? वैक्यूम कॉन्क्रीट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है कॉन्क्रीट के अंदर, दिस कंट्रोल्स बोथ स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करती है और वर्केबिलिटी को भी कंट्रोल करती है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम हुआ तो आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, वर्केबिलिटी कम मिलेगी। वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हुआ तो वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो वाटर सीमेंट रेशियो दोनों को गवर्न कर रहा है, स्ट्रेंथ को भी और वर्केबिलिटी को। लेट अस सपोज मेरे को ज़्यादा स्ट्रेंथ भी चाहिए, ज़्यादा वर्केबिलिटी भी चाहिए। अब क्या करते हैं उसके अंदर? हम कॉन्क्रीट के अंदर ज़्यादा पानी मिलाते हैं। वी एड मोर वाटर इन दी कॉन्क्रीट। ज़्यादा पानी मिलाते हैं इसका मतलब वर्केबिलिटी क्या निकल के आती है? ज़्यादा निकल के आती है। वर्केबिलिटी कम्स आउट टू बी मोर। वर्केबिलिटी ज़्यादा निकल के आ गई पर स्ट्रेंथ ज़्यादा लाने के लिए हम इसमें से पानी को बाहर निकाल लेते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ द वैक्यूम। तो हम वैक्यूम पंप लगा के जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो काम तो हो गया आपका। तो आपने ज़्यादा पानी रखा, वर्केबिलिटी ज़्यादा मिली। वर्केबिलिटी ज़्यादा मिली तो अब स्ट्रेंथ ज़्यादा करने के लिए हमने क्या किया? स्ट्रेंथ ज़्यादा करने के लिए हमने पानी को घटा दिया। कैसे? वैक्यूम पंप से एलिमिनेट कर दिया। तो इससे हाई क्वालिटी कंक्रीट मिल जाता है। इट ऑल्सो परमिट्स द अर्ली रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? Shall we continue? चले आगे। चलो नेक्स्ट इज फाइबर रीइंफोर्स सीमेंट। नेक्स्ट है, पीछे फेरो सीमेंट था, अब फाइबर रीइंफोर्स सीमेंट है। नाम में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे रीइंफोर्समेंट ही करी है हमने सीमेंट की, पर इस बार किसकी मदद से? फाइबर की मदद से। और ये फाइबर के ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। स्टील का भी हो सकता है जैसे हमारे मेन रीइंफोर्समेंट होती है बार्स के फॉर्म में, या फाइबर यानी वायर के फॉर्म में।
तो स्टील का फाइबर हो सकता है, पॉलीप्रोपिलीन का हो सकता है, नायलॉन का हो सकता है, एस्बेस्टॉस का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है। कहने का मतलब है बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जो प्लेन कंक्रीट होता है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, डक्टिलिटी बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रैकिंग बहुत कम होती है। इसमें माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, फिर माइक्रो क्रैक्स आर डेवलप्ड इन इट। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑल दीज पॉइंट्स, reinforcement with the fibers having high tensile strength is done and the concrete which is obtained is termed as fiber reinforced concrete। जो कंक्रीट हमें मिल जाता है इसको हम क्या बोल देते हैं, फाइबर reinforced concrete बोल देते हैं। क्लियर? ऑप्शंस बताई दिए फाइबर्स के मैंने आपको। मोर ओवर इन फाइबर्स के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। जो फाइबर्स है इसकी ज्योमेट्री आपकी सर्कुलर भी हो सकती है और फ्लैट भी हो सकती है। तो फाइबर्स में भी सर्कुलर ऑल्सो, फाइबर्स में भी फ्लैट ऑल्सो, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी आपको फाइबर्स में। तो ये हमारा स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है। नेक्स्ट इज साइक्लोपियन कॉन्क्रीट। नेक्स्ट ऑफ द कॉन्क्रीट अवेलेबल इज टर्म्ड इज साइक्लोपियन कॉन्क्रीट। ये मेरे ख्याल से ये सी में आया भी हुआ है 3-4 बार। अब क्या होता है, मास कॉन्क्रीटिंग इन विच लार्ज स्टोन्स आर यूज, लार्ज स्टोन जिनका वेट अप्रोक्सीमेटली 45 kg हो और जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होती, मतलब बड़े बड़े साइज के स्टोन यूज करो। तो मास कॉन्क्रीट इन विच लार्ज स्टोन ऑफ वेट अप्रोक्सीमेटली 45 kg और मोर आर प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज साइक्लोपियन कॉन्क्रीट। इसमें जो साइज होती है वो कम से कम 15 सेंटीमीटर की होती है और जो स्पेसिंग रखी जाती है दो स्टोन्स के बीच में वो 20 सेंटीमीटर की रखी जाती है। द स्पेसिंग विच इज केप्ट is approximately 20 centimeter between the two stones। क्लियर है? सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज साइक्लोपियन कंक्रीट। इसको हम साइक्लोपियन कंक्रीट बोल देते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? नोट करो फटाफट। चलो, द नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल कंक्रीट इज नोन एज हेम्पलाइन और हेमक्रीट। अब क्या होता है, इट इज अ कंपोजिट मटेरियल which is formed by a mixture of hemp, limestone, pozzolana। कहने का मतलब है इस कंक्रीट में आप एक मटेरियल यूज करते हो जिसको हम हेम्प बोल देते हैं, विच इज टेक्निकली टर्म्ड एज हेम्प। साथ में लाइम सैंड तो होती है, पोजोलोनिक मटेरियल तो होता ही है। इसको जनरली यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, कंक्रीटिंग का काम कर रहा होता है और इंसुलेशन का भी काम कर जाता है। इट एक्ट एज अ इंसुलेशन ऑल्सो। तो जहाँ पर आपको इंसुलेशन वर्क भी करना हो, कंस्ट्रक्शन भी करना हो, मॉइस्चर को रेगुलेट करना हो, वहाँ पे हेम्पलाइन या हेमक्रीट यूज कर ली जाती है। हेम्प की पिक्चर नहीं थी मेरे पास, मैं आपको पिक्चर दिखा देता। फाइबर्स के फॉर्म में होता है हेम्प। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो नॉर्मल कंक्रीट होता है वो ब्रिटल होता है, इसलिए उसमें जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हेमक्रीट में ब्रिटलनेस नहीं होती, इसलिए इसके अंदर जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हेंस देयर इज नो नीड ऑफ जॉइंट्स हियर। बहुत ही लाइट वेट का होता है और थर्मल स्टोरेज के लिए भी काम कर जाता है। जो बोला मैंने, इंसुलेटर का काम करता है, हीट एनर्जी स्टोर करके रख लेता है, अंदर नहीं जाने देता। सो इट ऑल्सो एक्ट एज अ थर्मल स्टोरेज। ये भी एडवांटेज निकल के आती है इसकी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस। नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल कंक्रीट इज आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट। तो मेरे ख्याल से कंक्रीट तो अब खत्म ही होने वाला है, कंक्रीट खत्म कर देंगे।
तो नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल कंक्रीट इज रेडी मिक्स कंक्रीट, आरएमसी, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, आरएमसी 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 लगाया हुआ है। अब क्या होता है, इट इज अ कंक्रीट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द बैचिंग प्लांट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन द फील्ड। जितनी भी क्वांटिटी चाहिए होती है उसके हिसाब से इसके मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं डिजायर्ड प्लेस पे विद द हेल्प ऑफ द ट्रक्स एंड ट्रांजिट मिक्सर, ट्रैक नहीं है ट्रक है ये, विद द हेल्प ऑफ द ट्रक्स और ट्रांजिट मिक्सर। आरएमसी को क्या करते हैं, आरएमसी इज ऑफन यूज्ड ओवर दी अदर मटेरियल्स, क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है और वाइड रेंज होता है यूज का इन बिल्डिंग। जहां पर भी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस होती है कि आप बैचिंग प्लांट नहीं बना सकते, वहां पे हम आरएमसी को यूज कर सकते हैं, देयर वी कैन गो फॉर आरएमसी। क्लियर चीज। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल कंक्रीट। अब ये क्या होता है स्ट्रक्चरल कंक्रीट, एज द नेम सजेस्ट, ये वो कंक्रीट है जो उसको हम स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ये वो कंक्रीट है जिसको मैं कहाँ यूज करूंगा, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज करूंगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, hence the name comes structural concrete. नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल कंक्रीट में भी प्लेन, स्ट्रक्चरल कंक्रीट प्लेन हो सकता है। नेक्स्ट, रीइंफोर्स हो सकता है, पार्शियली प्री स्ट्रेस हो सकता है, पूरा प्री स्ट्रेस हो सकता है। इसको आप कॉम्पोजिट डिजाइन में यूज कर सकते हो बीम और कॉलम की, इट कैन बी यूज इन कॉम्पोजिट डिजाइन ऑफ बीम एंड कॉलम। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सवाल आ गया, ठीक है भाई सवाल करते हैं, क्या पूछा है। A sample of concrete is prepared by using 500 gram of cement with water cement ratio of 0.55, ठीक है, and 240 न्यूटन पर mm square intrinsic strength of the gel, ठीक है, 200 न्यूटन पर mm square intrinsic strength of gel है। The theoretical strength of the concrete of fully hydration will be nearly, ठीक है, तो सवाल किसके ऊपर है, The problem is based upon what, तो सवाल किसके ऊपर बेस्ड हो गया हमारा, सवाल बेस्ड हो गया हमारा जेल स्पेस रेशियो के ऊपर। तो सवाल बेस्ड हमारी जेल स्पेस रेशियो के ऊपर, लगा दो जेल स्पेस रेशियो। तो स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन बताया था कि अगर मुझे जेल स्पेस रेशियो पता हो, स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू 240 एक्स की पावर होल क्यूब। एक्स क्या होती है हमारी, जेल स्पेस रेशियो होती है, सो एक्स इज डिफाइंड एज व्हाट, जेल स्पेस रेशियो। वैल्यू कितनी होती है, 0.6571 सी अपॉन 0.319, सो अपॉन 0.319 सी प्लस डब्ल्यू नॉट, यही होता है। तो सी कितना है, सीमेंट का वेट 500, 0.319 500 प्लस डब्ल्यू नॉट भी डिफाइन करके दिया था। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू नॉट, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर, वाटर सीमेंट रेशियो बाय मास होता है, सो 0.55 टाइम्स ऑफ 500 ग्राम आ गया, वॉल्यूम 1 ग्राम पर वॉट, तो ये वैल्यू निकल गया ग्राम में, 1 ग्राम पर एम एल, तो डायरेक्टली वॉल्यूम आ गया एम एल के अंदर, सो डायरेक्टली यू विल गेट द वॉल्यूम इन एम एल, खत्म। ये जेल स्पेस रेशियो है, सिंप्लीफाई करके निकालो, ऊपर डाल दो, रिजल्ट निकल के आ जाएगा, यू विल गेट द रिजल्ट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, if I calculate this 0.6571 into 500, so ये है 328.55, so 0.319 into 500, so 159.5, 0.55 into 500, 275, तो निकाल लो, 328.55 डिवाइड बाय 434.5, so divide by 434.5,
So value comes out to be how much? तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 0.756 आ जाएगी. अब स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो. 240 इंटू 0.756 का होल क्यूब. कैलकुलेट कीजिए. तो अप्रॉक्सीमेटली 104 आ जाता है. तो अप्रॉक्सीमेटली 104 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आ गया. 104 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. ये स्ट्रेंथ आ गई. The effect of the cement and water slurry coming on the top and setting on the surface, lightens बोलते हैं इसको. डिस्कस किया हुआ है पीछे बहुत बार. So disturbed is lightens. Next, water cement ratio is the, so water cement ratio is the volume of the water to that of the cement, weight of the water to that of cement. सही बात है. किसके टर्म में होता है ये होता है वेट के टर्म में. थोड़ी देर इन टर्म्स ऑफ वेट. So this completes your concrete. Concrete complete हो जाता है. नेक्स्ट क्लास में we'll start off with the bricks. तो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी पेस पे हो रहा है आपका ये मैराथन सेशन. अच्छा, इसके बाद मैं डीडीए की टेस्ट सीरीज भी आपकी स्टार्ट कर दूंगा. पीवाईक्यू स्टार्ट कर दूंगा डीडीए के. अभी अनाउंसमेंट कर दूंगा. आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ डीडीए आल्सो. चलिए, थैंक यू एवरीवन.